मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां खड़े होते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं क्लास 12th के, जिसके 5वें नंबर चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। 5वां नंबर जो चैप्टर है वो रोज चैप्टर है, जिस जो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसी के लेखक परिचय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसे ही आपको सारे जो चैप्टर है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए कि और भी व्यक्ति जुड़ सके। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस भाग में, इस वीडियो में हम लोग अज्ञे जी के बारे में पढ़ेंगे, जो इस रोज चैप्टर के लेखक हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। अज्ञे जी के बारे में हम लोग समझेंगे कि अज्ञे जी क्या थे, वो कैसे इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं, आप लोग को पता होगा कि मैं क्या करता हूं, पहले चैप्टर का स्वयं अध्ययन करता हूं। लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न निकलने वाले होते हैं, मैं लेखक परिचय को पढ़ता हूं, उससे जितने सारे प्रश्न निकलने वाले होते हैं उन सब को प्रश्न बनाकर, बात समझ रहे हैं, जहां जहां से प्रश्न निकलने वाले होते हैं, लेखक परिचय जो पढ़ाने के बाद प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, यानी समझिए कि सभी प्रश्न जो जो बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट छोड़ दीजिए, जो जो बन सकता है, सभी प्रश्न को हम वहां स्वयं लिखते हैं और उसके बाद एक चार्ट लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे ये लेखक परिचय से आने वाले प्रश्न है, और उसे मैं जब ये लेखक परिचय समाप्त होगा तो वो आपके सामने लाकर रख दूंगा, जिससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बन सकते हैं वो आप देखेंगे, उसे आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में और आसानी से उसे याद कर लें, बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि रोज जो चैप्टर है उसके लेखक परिचय को पढ़ने के लिए जो अज्ञे जी की कहानी है, जो पहले पेज में दी होती है चैप्टर उससे पहले, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखें। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो अगर आपको मिला है तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा ना आ गया तो कहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐ वतन महबूब मेरे, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है।
आइए प्यारे साथियों, जानते हैं कि जो हमारे लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो क्या थे, कैसे इतने बड़े व्यक्ति बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमें कहता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह जो पाठ है वो रोज है, जो आपके 12th के हिंदी में 5वें नंबर पाठ के नाम से जाने जाते हैं। और याद रखिएगा कि इस रोज पाठ का जो लेखक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी हैं, समझे। और मैं इनके बारे में जीवनी को पढ़ने वाला हूं कि इनका जीवनी क्या रहा है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, और इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ है। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि जो अज्ञे जी, अच्छा इनका पूरा नाम हम बार बार तो नहीं बोलेंगे, आपको याद रखना है कि इनका शॉर्टकट जो नाम है अज्ञे के नाम से ये बड़े प्रसिद्ध है। तो इनका जो अज्ञे नाम है वही हम लोग अभी याद रखेंगे, ठीक है। पूरा नाम आपको याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनका हमने जन्म देखा, जन्म कब हुआ, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। वहीं पे इनका निधन जो है वो 4 अप्रैल 1900 कितना को 87 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान जो है कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। मूल निवास कहाँ है? ये मूल रूप से कहाँ रहते हैं? तो करतारपुर पंजाब में। कहाँ रहते हैं? करतारपुर पंजाब में ये इनका मूल निवास है। इनके माता का नाम क्या है? व्यंती देवी। माता का नाम क्या है? व्यंती देवी। वहीं पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपको याद रखना है, अगर इनके पिता का नाम अगर गलती से भी आप भूल जाते हैं तो इनके पूरा नाम अगर आपको याद है तो आपको वहीं से आपको मिल जाएगा कि हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था, ठीक है। और ये क्या थे? तो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे ये। शिक्षा की बात करें कि इनकी शिक्षा की कहानी क्या रही है, तो प्रारंभिक जो 4 साल की शिक्षा थी वो लखनऊ में घर पर रहकर ही ये प्राप्त किए। मैट्रिक 1925 में वो पास किए थे। कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। याद रखिएगा कि वो मैट्रिक कब पास किए थे? 1925 में। कहाँ से पास किए थे? पंजाब विश्वविद्यालय से। देखिए प्यारे साथियों, जैसे इससे प्रश्न बनेगा कि अज्ञे जी मैट्रिक कब और कहाँ से पास किए, तो कब का मतलब हो गया 1925 में, और कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से इस पार्ट में, इस लेखक परिचय में जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं सभी को मैंने बनाकर रखा है। आप वीडियो के लास्ट तक चलिए, जब मैं लेखक परिचय को पढ़ा दे रहा हूं तो आपको जितने सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं, आपको लिखित प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। आप उसको सिर्फ नोट डाउन करना है आपको, और क्या करना है? याद कर लेना है, समझे। और अगर ये पढ़ के अगर आप उसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैट्रिक जब पास किए 1925 में, पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए थे। 2 साल बाद इंटरमीडिएट की एग्जाम देते हैं 1927 में, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से देते हैं। याद रखिएगा 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट करते हैं। उसके बाद बीएससी, यानी वो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बीएससी करते हैं 2 साल बाद 1929 में। और कहां से करते हैं? फोरमन कॉलेज जो लाहौर में था, वो पंजाब के निकट। अब वो कहां चला गया है? तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है ये लाहौर, वो पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। 1929 की बात है, जब देश क्या हुआ था? देश का बंटवारा नहीं हुआ था, जब लाहौर जो था भारत का ही अंग था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तब वो कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उस समय में फोरमन कॉलेज जो लाहौर में था, वहीं से वो क्या किए थे? ये बीएससी किए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से करते हैं, उसके बाद ये क्रिश्चियन कॉलेज से वो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट करते हैं, फिर फोरमन कॉलेज लाहौर से वो क्या करते हैं? बीएससी करते हैं। तो इतना उन्होंने भटका क्यों? कॉलेज क्यों बदला इतना बार बार? तो इसके पीछे कारण है जो अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद वो एमए भी करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं। कौन सब्जेक्ट में? तो अंग्रेजी में वो एमए भी करते हैं, आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे देखते हैं। कुछ और बातें हैं जो इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा एमए किस सब्जेक्ट में करते हैं? अंग्रेजी में करते हैं। और कहां से करते हैं? तो ये भी लाहौर से करते हैं। कहां से करते हैं? लाहौर से करते हैं। और क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक जाती है, और ये भी क्रांतिकारी आंदोलन में क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए, और जिस कारण से इनकी पढ़ाई क्या हो जाती है? रुक जाती है। पर वो एमए तक पढ़ लिए थे, ठीक है, जो अंग्रेजी में किए थे, लाहौर से किए थे। इनकी भाषा ज्ञान क्या रही है? ये कौन कौन सी भाषाओं को जानते थे? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना होगा कि ये कौन कौन से? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, और इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर बैठे थे। बताइए,
इतने बड़े व्यक्ति थे कि अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, यहाँ तक कि फारसी और तमिल जो भाषा है वहां तक की ज्ञान वे प्राप्त कर रखे थे। ठीक है, और देखेंगे कि इनका जो व्यक्तित्व था, स्वभाव था, वो कैसे थे। तो आपको याद रखना है कि ये सुंदर थे और लंबा थे, गठीला शरीर था इनका। सुंदर थे, लंबा थे और क्या थे, गठीला शरीर था। मतलब कि ऐसा शरीर नहीं है कि एकदम से मोट झोट आपको अलग से ही दिखे, समझे। ये तंदुरुस्त व्यक्ति थे। याद रखना है, सुरुचि एवं सुव्यवस्था और अनुशासन प्रियता इनके अंदर थी। मतलब कि ये अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति थे, बस समझ रहे हैं। उसके बाद एकांत प्रिय थे। एकांत प्रिय का मतलब हो गया ये अकेलापन बहुत पसंद करते थे, समझे। अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। ये गंभीर थे और चिंतनशील थे, बस समझ रहे। ये गंभीर व्यक्ति थे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बात को आप मजाक में ले ले। कभी कभी ऐसा लोग होते हैं कि आपको उनको सीरियस बात कर दीजिए और वो बाद में कहेंगे जा हमको तो लगा कि आप मजाक कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति नहीं थे ये। अगर आप मजाक में करेंगे तो ये गंभीर व्यक्ति थे, ये गंभीरता से उस बात को लेते हैं। उसके बाद चिंतनशील है। चिंतनशील का मतलब ये किसी भी बात पर बहुत अच्छे से गहन सोच विचार करते हैं, बात समझ रहे हैं। मितभाषी का मतलब हो गया कि ये मीठे बोलने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। अपने मौन एवं मितभाषी के लिए ये प्रसिद्ध थे। यह व्यक्ति, याद रखिएगा, सबके अंदर एक गुण होता है जिसके लिए वो क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये मौन थे। मौन का मतलब होता है कि ये ज्यादा समय चुप रहते थे। और याद रखिएगा, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यही करते हैं कि ज्यादा समय वो चुप रहते हैं। ज्यादा उनको सुनना पसंद होता है, बोलना पसंद नहीं होता, बस समझ रहे हैं। और तो यही आपको बता रहे हैं कि ये मौन व्यक्ति थे। मौन रहना इनको ज्यादा पसंद था और मितभाषी थे। जब भी ये बोलते भी थे ना तो बहुत सुंदर बोलते थे, मीठे शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे किसी को बुरा ना लगे। और यही कारण है कि इन दोनों के लिए ये क्या थे, प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। और पिताजी का तबादला, ये पिताजी का तबादला पर ही पूरी कहानी निर्भर है। हमने आपको बताया था कि 10th, इंटरमीडिएट, बीएससी, उसके बाद आप आ जाइए तो एमए, ये सब अलग अलग कॉलेज से क्यों करते हैं। तो इनका कारण है कि ये पिताजी के साथ बचपन से ही रहा करते थे, ठीक है। और पिताजी क्या थे, ये सरकारी व्यक्ति थे, इसलिए आपको याद रखना है कि इनका तबादला होता रहता था। मतलब कि बदलाव होता रहता था, कभी यहाँ है कभी वहाँ चले गए, कहीं वहाँ भेज दिया गया। तो ये सरकारी व्यक्ति थे, इसीलिए इनका तबादला होता रहा। और ये तबादला होते रहने के कारण लखनऊ अच्छा, ये कहाँ रहते थे, तो अपने पिताजी के साथ रहते थे। पिताजी जहाँ रहेंगे वहीं ये रहेंगे। और पिताजी का तबादला होता था का मतलब कि कभी कभी कहीं कहीं भेज दिए जाते थे काम करने के लिए। तो याद रखिएगा, उनके साथ वो अंग्रेज ये भी इधर से उधर वो जाते ही रहते थे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि पिताजी के तबादला के कारण उनके साथ ही ये कहाँ कहाँ गए, लखनऊ, कश्मीर और लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर अनेक बार साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही इनको मिल गया था, बस समझ रहे हैं। अब जब ये पिताजी इन अपने साथ लेकर अज्ञे जी को जाते थे तो अलग अलग व्यक्ति से मिलते थे। और हम एक बात आपको बता दें कि ये अगर अच्छे व्यक्ति थे तो ये जिन भी व्यक्तियों से मिलते होंगे वो लोग भी अच्छे होंगे। और इतने सारे व्यक्तियों से मिले कि उनके साथ रहना, उनके साथ बोलना बचपन से ही अज्ञे जी सीख गए थे, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है। एक बच्चा का पूर्ण जो मतलब कि परिपक्वता होती है बातचीत की, वो सभी उनको बचपन से ही मिला था, ठीक है, पिताजी के साथ रहने से, ठीक है। और परिभ्रमण का ही इनको मौका बहुत मिला है, मतलब कि ये बहुत घूमे हैं, बहुत इधर से उधर अपना पिताजी के साथ गए हैं। यही कारण है कि बाद में इनको देखिएगा कि अभिरुचि जो है, इनका रुचि जो है वो परिभ्रमण पे भी लग जाएगा, समझे। इनको घूमना बहुत पसंद है, बाद में भी आपको हम पढ़ाएंगे, इसी में आएगा। तो आपको याद रखना है, आ ही गया। अभिरुचि क्या है इनका, अभिरुचि क्या है, तो ये बागवानी, बागवानी, पर्यटन, पर्यटन का मतलब घूमना, पर्यटन का मतलब घूमना, ऐसे स्थल पे जाना जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, बस समझ रहे हैं। तो ये बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, पढ़ना आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे, बस समझ रहे हैं, दक्षता थी इनकी। और ये फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में ये प्रवीणता इनको हासिल थी, याद रखिएगा। ये सब अच्छे से वो जानते थे। और ये घूमने में, पर्यटन में, या मतलब कि आप कहिए तो बागवानी में या अध्ययन में इनकी अभिरुचि बहुत थी, बस समझ रहे हैं। और ये कहते हैं कि यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की है। बताइए कौन कौन से देश चले गए ये पिताजी के साथ बचपन में ही। बताइए, जो पिताजी के साथ इतने जगहों पे घूम ले, अगर बचपन में ही भ्रमण कर ले, तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा कैसा होने वाला है।
आगे बढ़िए, आप देखते हैं कि इनकी कुछ और कहानी है। जैसे सम्मान और पुरस्कार, अगर ये इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े व्यक्ति बने तो इनको सम्मान भी मिला होगा, पुरस्कार भी मिले होंगे। तो कौन कौन सा सम्मान पुरस्कार है, चलिए। सम्मान एवं पुरस्कार की मैं बात करूं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। ये सुरुगा जो युगोस्लाविया जो देश है, उनका अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्णमाल आदि से भी ये पुरस्कारित है, ठीक है, आपको याद रखना है। और बाद में देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ये आमंत्रित रहे हैं। हम आपको बता दें कि पत्रकारिता में भी इनकी दक्षता बहुत रही है, पत्रकारिता में भी ये अपना परचम लहराए हैं। इनकी जो पत्रिका रही है, ये सैनिक जो आगरा से प्रकाशित होती थी, विशाल भारत जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, प्रतीक जो प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, और दिनमान जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, और नया प्रतीक जो फिर दिल्ली से ही प्रकाशित होती थी, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और थॉट वाक एवरीवेंस जो है वो अंग्रेजी में संपादन किए गए थे। इनके द्वारा पत्रकारिता में दक्षता हासिल थी, इनको याद रखिएगा। इतने सारे पत्रकारिता उन्होंने स्वयं किया था, और इतने सारे जगहों से वो सभी पत्र क्या किए थे, प्रकाशित किए थे। आपको याद रखना है कि इनकी जो कृतियां हैं वो बड़ा ही बेहतर है। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने वो सभी काम कर दिया है जो एक लेखक को करना चाहिए था। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। प्यारे साथियों, 10 वर्ष की अवस्था में आप बच्चा को थोड़ा सा सोच कर देखिए कि कोई भी बच्चा हमारे समाज में जहां आप रहते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे इतने अब के इंटेलिजेंट हो रहे हैं। लगभग 100 में 100 क्या हजारों लाखों में 1-2 बच्चा ऐसा निकल जाए, लेकिन ये उसी मतलब कि 1-2 बच्चों में थे कि 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। बताइए, 10 वर्ष की अवस्था में जहां हम लोग कविता पढ़ते हैं, बस समझ रहे हैं, वहां पे ये कविता लिखनी शुरू कर दी थी, और लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए थे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये तो आपको याद रखना है कि ये कविता जो लिखना शुरू किए थे 10 वर्ष की अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये कविता लिखनी कब से स्टार्ट किए थे, 10 वर्ष की अवस्था में। और किस किस भाषाओं में कविता लिखते थे, तो आपको याद रखना है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये इनकी कविताएं प्रकाशित है, याद रखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये क्या करते थे, कविता लिखते थे। आगे आइए, बचपन में खेलने के लिए इन्होंने इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। बताइए, या बचपन में खुद खेलने के लिए क्या किए थे, इंद्र सभा नाटक लिखे थे। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ी ज्यादा बार ये पूछी गई प्रश्न है कि बताइए अज्ञे जी बचपन में खेलने के लिए कौन से नाटक प्रस्तुत किए थे, कौन से नाटक को लिखा था, तो आपको याद रखना है इंद्र सभा। कौन से नाटक, इंद्र सभा। आपसे पूछा जाएगा इंद्र सभा के लेखक कौन है, अज्ञे जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है घर में हस्तलिखित जो पत्रिका था वो आनंद बंधु निकाले थे, याद रखिएगा। यहां से 3-4 प्रश्न कि वो कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किए, 10 वर्ष की अवस्था में। उनका जो लेखन कविता का लेखन है वो कौन कौन सी भाषाओं में है, तो आपको रखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। बचपन में जब वो थे तो उन्होंने एक नाटक लिखा था, तो कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा नाटक लिखा था। क्यों लिखा था, खेलने के लिए लिखा था। वो घर में रहते थे ना, जब घर में रहते थे तो घर में रहकर ये पत्रिका हस्तलिखित मतलब कि हाथों से लिखा हुआ पत्रिका एक प्रकाशित किए थे, जिनका नाम क्या है, आनंद बंधु। तो आपसे पूछा जाएगा अज्ञे जी का हस्तलिखित पत्रिका कौन है, आनंद बंधु है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अज्ञे जी का हस्तलिखित पत्रिका कौन है, आनंद बंधु है। और उसके बाद 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखा था, याद रखिएगा। अज्ञे जी 1924 से 1925 में अंग्रेजी में उपन्यास भी लिखे थे। आप याद रखिएगा, इतना चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस सबको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आंसर बाय आंसर करके रख दिया हूं, केवल इसको खत्म करिए और आइए हम उसको दिखाते हैं कि वो किस तरह से आपको याद करना है। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया बात कि आपसे पूछा जाएगा कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब और कहां प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई थी और इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका में, स्काउट पत्रिका जिसका नाम क्या था, सेवा, उसमें प्रकाशित की गई थी। इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका का नाम क्या है, सेवा, उसमें प्रकाशित की गई थी। कब, 1924 में। क्या, अज्ञे जी की पहली कहानी। उसके बाद 1930 के बाद वो नियमित रूप से लेखन पे ही निर्भर रह गए, वो लिखना ही शुरू कर दिए थे। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये
ठगा जयदोल ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि, ये सब क्या थे? कहानी संकलन है। याद रखिएगा। अब कहानी शुरू हो रही है प्यारे साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि अज्ञे जी की कहानी कौन कौन सी है, तो बिपठगा जयदोल ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ये सब क्या है? तो इनकी कहानी संकलन है। वहीं पर शेखरा एक जीवनी, शेखरा एक जीवनी, याद रखिएगा कि यह शेखरा एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। शेखरा एक जीवनी कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में। आपसे पूछ देगा कि शेखरा एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। ये कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में। जो प्रथम है, प्रथम भाग है वो 1941 में प्रकाशित हुआ। शेखरा एक जीवनी का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। द्वितीय भाग का प्रकाशित हुआ 1944 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग का प्रकाशित हुआ 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ। ये सभी क्या है? उपन्यास है। ये सभी क्या है? उपन्यास है। शेखरा एक जीवनी जो 2 खंडों में प्रकाशित है, प्रथम खंड 1941 में, द्वितीय खंड 1944 में, और नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, और ये सब जो है क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आपको याद रखना है। उसके बाद और कुछ आते हैं। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में प्रकाशित है। उत्तर प्रियदर्शी कब? 1967 में। जो क्या है? नाटक है। अज्ञे जी का 2 नाटक हमने देखा। एक बचपन में जो उन्होंने खेलने के लिए प्रकाशित किया था, लिखा था इंद्र सभा, और एक नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी जो 1967 में लिखा गया था। प्यारे साथियों, कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है कि नदी के द्वीप ये कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में। बात समझ रहे हैं? अपने अपने अजनबी 1961 में। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि शेखरा एक जीवनी का दूसरा खंड कब प्रकाशित हुआ? 1944 में। तो आपको ये सब चीजों को याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, आगे आते हैं। क्या कहता है? भग्न दूत, चिंता और इतियलम, हरी घास पर क्षण भर, और बाबरा अहेरी, उसके बाद आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, और सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि, ये सब क्या है? कविता संकलन है। याद रखिएगा, ये जो है ऊपर दिए गए वो सब कविता संकलन है। आंगन के पार द्वार, ये देखिए, आंगन के पार द्वार। आपसे पूछा जाएगा कि आंगन के पार द्वार क्या है? तो एक कविता है। ठीक है, आगे आइए। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद कब लिखा गया? 1953 में। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। ये सब क्या है? यात्रा साहित्य है। ये सबको हम अलग करके लिख दिए हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद आइए, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अलवाल, अद्यतन और भवंती, अंतरा, शाश्वती और संवत्सर आदि, ये जो सभी है क्या है? तो आपको याद रखना है ये सब कभी है? निबंध है। क्या है? ये सब निबंध है। आपको याद रखना है कि ये सब क्या है? निबंध है। कुछ और बातें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, आइए पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं प्यारे साथियों, हम सभी आपको अभी लेखक परिचय करवा के और उसके प्रश्नों को दे देंगे। ठीक है, आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। आइए, और क्या है? तो ये निबंध हमने देख लिया। अब आते हैं तार सप्तक। प्यारे साथियों, ये तो फेंकू प्रश्न है। याद रखिए, ये फेंकू प्रश्न है, इसको कहते हैं फेंकू प्रश्न। बस समझ रहे हैं? जो सब बना के आएगा इसे कहते हैं फेंकू प्रश्न। तो आपसे पूछा गया तार सप्तक क्या है? तो एक तार सप्तक क्या है? तो आपको याद रखना है ये संपादित ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। तो तार सप्तक क्या है? एक ग्रंथ है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। दूसरा सप्तक, पहला तार सप्तक 1943 में। दूसरा सप्तक क्या है? 1951 में। तीसरा सप्तक क्या है? 1959 में। और चौथा सप्तक क्या है? 1978 में प्रकाशित हुई है। याद रखिएगा। उसके बाद है पुष्करिणी, उसके बाद है रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन आदि, ये सब क्या है? ग्रंथ है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ जो है ये सब क्या है? संपादित ग्रंथ है इनका, ये याद रखना है। ठीक है, सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का एक समूह जो मिलकर कोई कविता का क्या करते हैं या कोई भी चीजों का संपादन करते हैं। 7 कवियों का एक समूह जो कोई भी चीजों का संपादन करते हैं उसे हम तार सप्तक कहते हैं, मतलब सप्तक कहते हैं। तो ये हो गया। आपको याद रखना है कुछ और बात। शरत चंद के श्रीकांत और जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अनेक उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों को क्या किए हैं? अंग्रेजी में अनुवादित किए हैं। याद रखना है, इन सभी का अनुवाद किसमें किया? ट्रांसलेट जिसको कहते हैं, किसमें किया? अंग्रेजी में।
और एक और बात याद रखना है, रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा जो था वो हिंदी में अनुवाद किया, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गोरा है वो किस में अनुवाद किए हुए हैं, तो हिंदी में अनुवाद किए हैं। प्यारे साथियों, ये रहा आपका लेखक परिचय, जो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। ये आपके लेखक परिचय को समझाना था। पाठ को जो पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय करते हैं उसे हम लोग को करना है। अब चलिए देखते हैं कि इसके कितने प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। सभी प्रश्न को हम आपको अभी दिखाते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। आइए प्यारे साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसे। लीजिए, आपके सामने ये रहा बहुत सारा प्रश्न जिसे आपको याद रखना चाहिए। देखिए, अब आपको कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना कर रख दिए हैं। अगर इससे प्रश्न आया तो एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। सबसे पहले आप जब नोट करना शुरू कीजिएगा तो पार्ट 5 आप लिख लीजिएगा कि चैप्टर 5 है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो रोज है, चैप्टर जो रोज है उसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पाठ का नाम है क्या लिखना है, रोज है। पाठ का नाम क्या है, रोज है। लेखक का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। और याद रखना है कि इनका शॉर्ट नाम क्या चलेगा, गे चलेगा, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। वहीं निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और मूल निवास जो है इनका कहाँ है, करतारपुर पंजाब में है। याद रखना है, करतारपुर पंजाब में। माता का नाम आपको याद रखना है बेंती देवी है। वहीं पिता का नाम क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। और ये प्रख्यात क्या थे, पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे, पुरातत्ववेत्ता थे। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बस आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाना था। आइए, और भी क्वेश्चन है इस पाठ के लेखक परिचय से जिसे हम लोग देखेंगे। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा पे इनके जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हमने प्रश्न बनाया आपके लिए। तो शिक्षा पे अगर बात करेंगे तो शिक्षा पे कौन कौन सा प्रश्न बनेगा, अज्ञे जी मैट्रिक कब और कहां से किए थे। याद रखिएगा, अज्ञे जी मैट्रिक 1925 ईस्वी में और पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। याद रखिएगा, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने मतलब कि इतना सारा प्रश्न बना दिया है ना कि इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अज्ञे जी इंटर कब और कहां से किए थे, तो आपको याद रखना है 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। याद रखना है, कहां से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किए थे 1927 ईस्वी में। वहीं अज्ञे जी बीएससी यानी साइंस के विद्यार्थी थे, तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कब और कहां से किए थे, तो आपको याद रखना 1929 में किए थे और फोरमन कॉलेज लाहौर से किए थे। जितने साइंस के बच्चा अगर आप देख रहे हैं कि साइंस के विद्यार्थी हैं आप, तो आप ये मत सोचिएगा कि साइंस के विद्यार्थी है तो आप हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। याद रखिए, ये साइंस के विद्यार्थी थे, वो बीएससी करते हैं 1929 में और फोरमन कॉलेज लाहौर से करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि वो हिंदी के पाठ को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ये मत सोचना है कि भाई हम बीएससी कर रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं। ये कोई बात नहीं है, आपकी अभिरुचि निर्भर करती है कि आप किस में रुचि रखते हैं। वो जब भी चाहे तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और अज्ञे जी एमए किस कॉलेज से, मतलब कि किस विषय में करते हैं, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में करते हैं और कहाँ से करते हैं, लाहौर से करते हैं। यह लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। आगे बढ़े, तो शिक्षा से इतना सारा प्रश्न था। अगर आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा, ये उम्मीद रखिए। आगे आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे भाषा ज्ञान की बात, कि इनको कौन कौन से भाषा का ज्ञान था। हमने लिखा अज्ञे जी किन किन भाषाओं को जानते थे। अब देखिए, इतना अच्छा मैंने प्रश्न बनाकर लिखा है, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। अज्ञे जी किन किन भाषाओं को जानते थे, संस्कृत, हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, फारसी और तमिल भाषाओं को वो जानते थे, ठीक है। याद रखिएगा, अभिरुचि उनकी क्या थी, तो अभिरुचि का मतलब होता है उनको किसमें ज्यादा मन लगता था। अज्ञे जी की अभिरुचि किन किन कार्यों को करने में थी, तो आपको याद रखना है बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला में आदि में ये क्या करते थे, अभिरुचि इनकी थी, ये ज्यादा उसमें रुचि लेते थे।
आइए उनको सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिला ये थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बड़े अच्छा से क्वेश्चन बना दिया है कि अज्ञे जी को कौन कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या पुरस्कृत किया गया था। आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो पुरस्कृत है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है, श्रुगा युगोस्लाविया का क्या अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कारों से वो क्या है पुरस्कृत किए गए हैं। ये आपको याद रखना है, इनकी पुरस्कार जो जिससे पुरस्कृत है ये सभी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, आगे आइए इसके और क्वेश्चन को देखते हैं। पत्रकारिता में आपको याद होगा कि अज्ञे जी किन किन पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सैनिक पत्रिका का संपादन करते हैं जो कहाँ से होता है, आगरा से होता है। विशाल भारत का संपादन करते हैं जो कहाँ से होता है, कोलकाता से होता है। उसके बाद प्रतीक का कहाँ से होता है, ये प्रयाग से होता है। ये दिनमान कहाँ से, दिल्ली से। नया प्रतीक कहाँ से, दिल्ली से। नव भारत टाइम्स कहाँ से, नई दिल्ली से। कहाँ से, नई दिल्ली से। थॉट वाक एवरी मैंस कहाँ से, अंग्रेजी में संपादन है। थॉट वाक एवरी मंथ कहाँ से ये नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में संपादन है, ये याद रखिएगा। ये अंग्रेजी में लिखे गए पत्रिका है जो किसके है, अज्ञे जी के हैं। इनकी कृतियों पे बात करते हैं। प्यारे साथियों, कृतियों को मैंने बहुत सुंदर से सजाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा और ये उम्मीद है हमें कि आप मेहनत करके रंग भी लाएंगे और एक दिन रिजल्ट लाकर हमें कॉल भी करेंगे कि सर आपने हिंदी पढ़ाया था और उससे जो भी प्रश्न आए हमने बना दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे आइए। कृतियां क्या है, अज्ञे जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए, बताइए जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो अज्ञे जी 10 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, कविता लिखना शुरू कर दिए थे। अज्ञे जी किन किन भाषाओं में कविता लिखे थे, अभी हमने पढ़ा कराया है कि अज्ञे जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता लिखे थे। उसके बाद आइए, अज्ञे जी बचपन में खेलने के लिए कौन सी नाटक लिखे थे। आपको याद होगा इंद्र सभा नाटक वो बचपन में खेलने के लिए लिखे थे। मोस्ट वीवीआई है, क्या है, मोस्ट वीवीआई है, आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, अज्ञे जी घर में रहकर ही एक हस्तलिखित कौन सी पत्रिका लिखी थी। आपको याद रखना है, अज्ञे जी घर में रहते हुए ही एक पत्रिका लिखे थे जो हस्तलिखित था, हाथ से लिखा हुआ था। कौन था, आनंद बंधु था। क्या था, आनंद बंधु। याद रखना है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी। आपको याद होगा कि अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 में, अभी तो पढ़ के आए हैं, 1924 में, और इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। कहाँ, इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। मैंने जो जो वो लिखे हैं सबको अलग अलग कर दिया है, किताबों से छांट दिया है, समझे। क्या हमने लिखा कि अज्ञे जी की प्रमुख कहानी संकलन जो है कौन कौन से है, ये जो लिखे गए ये कहानी है, अगला जो उपन्यास है, अगला नाटक है। इस तरह से मैंने अलग अलग कर दिया है। अब बताइए इससे बेहतर हो सकता है क्या प्यारे साथियों। अगर आप इतना देने के बाद भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप समझिए कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें मिल रही हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के लिए कोई टीचर इतना मेहनत करते नहीं थे। उस समय में ऑनलाइन की व्यवस्था थी नहीं, बात समझ रहे हैं। 2017 की मैं बात करता हूं, जब 2017-19 में हम पढ़ते थे तो उस समय में आप समझिए कि इतना व्यवस्था था नहीं यूट्यूब पे या और फ्री ऑफ कॉस्ट कि मतलब कि इतना हो सके। हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे ना, ऑनलाइन क्लासेस करते थे, तो उस समय में ना जाकर SBI जो बैंक होता है उसमें मैं क्या करता था, टीचर के अकाउंट में पैसा डालता था और वहां से हम व्हाट्सएप से उनको ये भेजते थे फोटो, फिर वहां से हमें लिंक भेजते थे पढ़ने के लिए। और तब उस स्थिति में हमने पढ़ा और आप लोगों के लिए तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया आपको बुला रही है कि आइए हमारे पास पढ़िए, हमारे पास पढ़िए। भाई कहीं भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि मेरे पास ही पढ़िए, जहां आपको कंटेंट क्वालिटी बेहतर मिल रही हो वहां पे आप जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी उसी का दौर चल रहा है। ठीक है, आइए अज्ञे जी की प्रमुख जो कहानी संकलन है वो क्या है, विपथगा है उनकी कहानी है। उसके बाद जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब क्या है, इनकी कहानी है, आपको याद रखना है। अज्ञे जी की सभी उपन्यास, जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखा वो यहाँ दिए गए हैं और साथ में उसका समय भी दिया गया है, आपको याद रखना है। क्योंकि समय अगर दिया है तो समय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो वो दिए हैं उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अज्ञे जी की जो उपन्यास है उनमें शेखरा एक जीवनी, शेखरा एक जीवनी दो खंडों में क्या है प्रकाशित है, 2 भागों में प्रकाशित की गई है, जिसका प्रथम भाग जो है 1941 में तथा द्वितीय भाग जो है 1944 में प्रकाशित की गई थी। अब बताइए इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं। एकदम हिंदी में लिख दिया हूं कि यह 2 खंडों में प्रकाशित की गई, जिसका पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित की गई। किताब इतना बेहतर मतलब कि एक्सप्लेन भी नहीं किया था, उससे भी बेहतर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि किताब को केवल पढ़ देने से आपको समझ में तो नहीं आने वाला, तो आप भी पढ़ लेते।
चीजों को एक्सप्लेन करना है। आइए, नदी के द्वीप 1952 में उन्होंने प्रकाशित किया था। और अपने अपने अजनबी, ये क्या है तो आप एक याद रखिएगा, उपन्यास है, 1961 में प्रकाशित है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नदी के द्वीप क्या है तो उपन्यास है। नदी के द्वीप के लेखक कौन है? अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी। नदी के द्वीप कब प्रकाशित किया गया? 1952 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, कुछ ये एक नाटक है जिसको आपको याद रखना है। जो नाटक है वो उनका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। कब प्रकाशित की गई? 1967 में। याद रखना है, उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है जो 1967 में प्रकाशित है। ठीक है, आगे आइए, नाटक के बाद और भी कुछ लिखे हैं क्या? तो हाँ, अभी तो बहुत चीजें लिखी हैं। उन्होंने क्या लिखा? अज्ञे जी की प्रमुख कविता संकलन, कविता भी उन्होंने लिखा है। कौन कौन है? भग्नदूत है, चिंता है, इतियलम है, उसके बाद हरी घास पर छनबर है, बाबरी अहेड़ी है, और आंगन के पार द्वार है। आंगन के पार द्वार है। उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार है, सदा नीरा है, और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सब क्या है? कविता संकलन है। क्या है? ये सब कविता संकलन। याद रखिएगा, ये आंगन के पार द्वार है, यहाँ से टूट गया है, आंगन के पार द्वार है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? अज्ञे जी की प्रमुख यात्रा साहित्य क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे यायावर रहेगा याद, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे साथियों। अरे यायावर रहेगा याद कब प्रकाशित किया गया? 1953 में प्रकाशित किया गया। कब? 1953 में प्रकाशित किया गया। और ये किसके मतलब कि यात्रा साहित्य है? तो आपको याद रखना है, अज्ञे जी के हैं। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, ये कब प्रकाशित किया गया? 1961 में। और ये दोनों क्या है? इनकी यात्रा साहित्य है। ठीक है, अज्ञे जी की सभी प्रमुख निबंध जो है, उन्होंने जितने निबंध लिखे हैं वो भी यहाँ रखा हुआ है। क्या क्या है? त्रिशंकु है, आत्मने पद है, आलवाल है, अद्यतन है, भवंती है, अंतरा है, शाश्वती है, उसके बाद क्या है? संवत्सर है, आदि। ये सब क्या है? इनके प्रमुख निबंध है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कुछ और प्रश्न है इनसे बनने वाले, जिसको आप देख लीजिए क्या है। कहते हैं कि अज्ञे जी की सभी संपादित जो ग्रंथ है वो आपको देखना है कि अज्ञे जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं संपादित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह पाठ से, लेखक परिचय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं इतनी गहराई से और इतने बेहतर आपको हम समझा रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं। क्या है? इनके जो संपादित ग्रंथ है वो याद रखना है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कब प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ जाएगा तीसरा सप्तक के लेखक कौन है? अज्ञे जी। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि, ये सब भी क्या है? उनके संपादित ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। बस इस सब के डेट नहीं दिए हुए हैं, ये सब भी संपादित ग्रंथ ही हैं। ठीक है, नोट में कुछ बातों को आपको याद रखना है। अपने अपने अजनबी सहित अनेक उपन्यासों का उन्होंने अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। अज्ञे जी क्या अपने अपने अजनबी, जो हमने क्या पढ़ा था? उपन्यास पढ़ा था। इसके अतिरिक्त और भी सारे उपन्यास है जिसका उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा को हिंदी में अनुवाद किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस तरह से आपका जो ये लेखक परिचय है शुभ समापन हो गया है इसका। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। कैसा लगा यह वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। मुझे तो विश्वास है कि यह वीडियो मैंने अपने क्षमता के अनुसार बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिजल्ट में अहम भूमिका निभा सकूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आपको सहयोग न किया जाए थोड़ा बहुत आप पीछे रह सकते हैं। इसीलिए मुझे जहाँ तक लगा कि भाई मैं सहयोग कर सकता हूँ किया। अब आपको लगता है कि नहीं सर का भी सहयोग करना चाहिए हमें, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक वीडियो को तो अभी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊं तो आपको क्या कर मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे छठी से लेकर 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की तैयारी होनी शुरू हो गई है। आप जितने भी साथी हैं उन्हें आप जरूर बताएं, आमंत्रित करें कि आप आइए मेरे सर के चैनल पे आइए और यहाँ से आप पढ़िए। बेहतर पढ़ाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें और मेहनत करने में मजा आएगा। साथ में अगर 6 से लेकर 12th तक की मैथमेटिक्स का आपको किंग बनना है, आपको लगता है कि नहीं मैथ्स में मैं कमजोर हूँ, आपको लगता है कि नहीं मैथ हम और बेहतर जानना चाहिए, आपको लगता है कि
कि नहीं मेरे कामयाबी के रास्ते में मैथ बाधा बन रहा है, तो आप आइए, मैं आपको मैथ का बादशाह ना बना दिया तो आप कहिएगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं मैथ को आपको बादशाह बनाकर छोड़ूंगा। आप आइए और मैथ पढ़िए, और हिंदी का बादशाह तो मैं आपको बनाना शुरू कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे आपको हिंदी बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी आपको बेहतर पढ़ाऊंगा, साइंस तो मैं आपको उड़ा दूंगा, आप एक बार देख लेंगे मजा ही आ जाएगा। तो मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगा, और जब भी थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वो सभी टीचर को खरीद लूंगा जो इस भारत में राज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मैं उस सभी टीचर को खरीद कर, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से आपको ही पढ़वाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक टीचर को कॉल किया था, कि हमें एक सब्जेक्ट पढ़वाना है आपसे, तो आप कितने पैसे लेंगे। मेरे पास तो है कुछ नहीं, जितने भी पैसे थे मैंने सब लगा दिया डिजिटल बोर्ड को लाने में। लेकिन जब उनका मैं कमेंट सुना उधर से, तो मैं दंग रह गया। वो मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाने के 5 लाख रुपये मतलब कि मांग रहे थे कि 5 लाख रुपये दीजिएगा, तो मैं अपने ही घर से आपके चैनल के थ्रू क्या करूँगा, बच्चों को पढ़ा दूंगा, ये एक सब्जेक्ट का। तो मैं आपको विश्वास, इसके बाद मैं किसी को कॉल नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है कि बिना पैसा का कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस दिन आपका सहयोग हुआ, जिस दिन हम थोड़ा से भी अच्छे हो गए, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं बहुत बड़ा बड़ा काम करूंगा। अभी मैं क्या कहूं कि हमारे हृदय में क्या है, आने दीजिए वो समय, फिर आपको पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।